स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। युग, निकिता, राज और टीके चारों एक जगह बैठे हुए थे। पिछले कुछ घंटों से वो चारों मिलकर उस डीमन शाश्वत और उसके पालतू हेलहाउंड जूली से छुटकारा पाने की प्लानिंग कर रहे थे। राज और डीके ने अब तक कई प्लान सुझाए, मगर युग जानता था कि उन प्लान्स में बहुत खामियां थी। उनसे जूली या शाश्वत को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, उल्टा उसके या उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये प्लान भी बेकार है, ये काम नहीं करेगा। तू बोल रहा है कि ये सारे प्लान्स काम नहीं करेंगे? बिना आजमाए तू ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं उन दोनों को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। उस शैतान डीमन के एक बूंद खून से ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने आधा दर्जन गुंडों को अकेले पीट दिया। ऐसे में तुझे लगता है कि कुछ किराए के गुंडे या छोटे मोटे हथियार उसे रोक पाएंगे? और जूली, उस पर तो गोलियां भी असर नहीं करती। मैंने और निकिता ने अपनी आंखों से देखा है कि जूली क्या कर सकती है। इन बचकानी तरकीबों से हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा मेरे साथ साथ तुम तीनों भी खतरे में पड़ जाओगे। पर शायद एक तरीका है। राज, डीके, तुम्हें याद है उस दिन जब हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, तब तुम दोनों ने मुझे एक पेपर देकर उसे चौराहे पर दफनाने को कहा था? कैसे भूल सकते हैं भला, ये जानकर कि हमारी उस बेवकूफी की वजह से तू ये सब भुगत रहा है। अगर तुझे कुछ भी हुआ तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ओए, ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है। ये बताओ, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे जो पेपर दिया था उस पर एक मंत्र लिखा था लैटिन भाषा में? वो मंत्र तुम्हें कहां से मिला था? और सबसे बड़ी बात, वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहां से आया था? मुझे डीमन से समझौता करने के लिए भेजने का वो आइडिया, वो तुम्हें किसने दिया था? युग की बात सुनकर दोनों चौंके और सोच में पड़ गए। इस बारे में याद करते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा और तभी अचानक डीके एकदम से चिल्ला उठा, याद आ गया। क्या याद आया? यही कि ये मनहूस आइडिया हमें कहां से आया था। दरअसल हम उस वक्त एक ऑनलाइन सीक्रेट गेमिंग ग्रुप से जुड़े थे। उसी ग्रुप के एक शख्स ने मुझे इसके बारे में बताया था। उसका नाम हाँ, याद आया। उसका नाम मॉर्गन था। वो तमिलनाडु से था। क्या तू जानता है मॉर्गन को? हाँ, उस गेमिंग ग्रुप के जरिए ही हमारी उससे बातचीत शुरू हुई थी। वो अजीब सी बातें करता था जिनमें से कई तो समझ में भी नहीं आती थी, पर सुनने में इंटरेस्टिंग लगती थी। मस्त बंदा था वो। उसकी तारीफों के पुल बाद में बांध लेना। पहले ये बताओ कि वो कहाँ है अब? क्या अब भी उससे तुम्हारी बातचीत होती है? हाँ, उस ऑनलाइन ग्रुप को छोड़ने के बाद भी कई सालों तक मेरी उससे स्काइप पर बातें होती रहती थी, पर पिछले 4 सालों में उससे कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया कि दूर के दोस्तों के लिए वक्त निकाल पाना नामुमकिन सा हो गया। उसका कांटेक्ट नंबर अभी भी है तेरे पास? क्या तू उससे अभी बात कर सकता है? देखता हूँ, शायद अब भी उसका स्काइप वाला कांटेक्ट ऑन हो। राज ने अपना लैपटॉप निकाला जो वो लगभग हर वक्त साथ लेकर चलता था और मॉर्गन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। उसने स्काइप के जरिए उसे वीडियो कॉल किया और रिंग जाने लगी। करीब मिनट भर बाद ही दूसरी ओर से कॉल पिक कर लिया गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक गोरे चिट्टे आदमी का चेहरा उभरा जो किसी ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे देखते ही राज का चेहरा खिल उठा। हाय मॉर्गन। अयो राज, इतने दिनों बाद अचानक कैसे याद किया मुझे? जवाब में राज कुछ बकवास करता, उससे पहले ही युग ने उससे लैपटॉप छीन लिया। हेलो मॉर्गन, मैं युग हूँ, राज और डीके का बेस्ट फ्रेंड। मॉर्गन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए प्लीज अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना। युग की बातें सुनकर मॉर्गन का चेहरा संजीदा नजर आने लगा। तुम्हें याद होगा उस वक्त जब तुम राज और डीके से उस ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप के जरिए जुड़े थे, तब तुमने इन दोनों को एक लैटिन मंत्र लिख कर दिया था। वो डेविल से डील करने वाला। चारों ये सुनकर चौंके और चारों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम बता सकते हो तुम्हें वो मंत्र कहाँ से मिला था? हाँ, याद आया। वो तो मुझे एक बकवास सी वेबसाइट पर मिली थी। मैंने मजे के लिए उसे नोट कर लिया। पर क्या बात है, आखिर हुआ क्या? वेबसाइट से? मॉर्गन प्लीज, क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? कुछ भी। ओ हाँ, एक बार मैंने उसी वेबसाइट पर कहीं ये पढ़ा था कि वो मंत्र किसी पुरानी किताब का एक हिस्सा था। क्या नाम था उसका? हाँ, डेविल्स बाइबल, यही नाम था उस किताब का। डेविल्स बाइबल? क्या तुम्हें उस किताब के बारे में और कुछ पता है? अयो सारी दोस्त, पर इस बारे में मुझे जो कुछ भी पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया।
अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, तुम इंटरनेट पर सर्च करके पता कर सकते हो इसके बारे में। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स फॉर योर हेल्प। सो गुड न्यूज इज कि हमें किताब का नाम पता चल गया है, एंड द बैड न्यूज इज कि किताब के बारे में बाकी की बातें हमें खुद पता करनी होगी। कैसे कैसे पता करेंगे हम? मॉर्गन ने बताया तो था, इंटरनेट की हेल्प से। कहने के साथ ही युग ने लैपटॉप अपनी ओर घुमाया और उस पर डेविल्स बाइबल लिखकर सर्च करने लगा, जिसके बाद उस बुक के बारे में कई पेजेस खुलकर आ गए। उनमें से करीब आधे दर्जन से भी ज्यादा पेजेस देखने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उनमें से ज्यादातर पेजेस फर्जी थे और बस व्यूज और पैसा कमाने के लिए बनाए गए थे। एक भी आर्टिकल या पेज जेन्युइन नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद युग की नजर सालों पुराने एक ब्लॉग पर पड़ी, जिसमें डेविल्स बाइबल के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। गाइस, सी, ये शायद हमारे काम का है। युग की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया और युग उस आर्टिकल में लिखे एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ को पढ़ने लगा। डेविल बाइबल, या जिसे हम शैतानी किताब कहते हैं, कोई नहीं जानता कि वह किताब कब और कैसे अस्तित्व में आई। लोगों का मानना है कि ये किताब खुद शैतान यानी कि लूसीफर ने लिखी है, मगर सच क्या है कोई नहीं जानता। वैसे तो ये किताब सालों पहले इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी, पर आज भी लोगों का मानना है कि ये किताब कहीं सुरक्षित मौजूद है, जिसमें नर्क और नर्क के शैतानों से जुड़े ऐसे रहस्य दर्ज है जिन्हें जानने के बाद एक आम इंसान भी दुनिया पर राज कर सकता है। कहते हैं यूनानी सम्राट सिकंदर के पास भी किताब मौजूद थी, जिसकी बदौलत उसने उस समय की ज्ञात आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। मगर भारत देश में झेलम नदी के तट पर सम्राट पोरस से हुए युद्ध के दौरान वो शैतानी किताब झेलम नदी में गिरकर उससे खो गई। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो किताब उसे दोबारा नहीं मिली और अंत में वो खुद ही उन शैतानी शक्तियों का शिकार हो गया, जिनकी बदौलत उसने इतना कुछ कमाया था। युग बाकियों के चेहरे देखने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, मगर सवाल था कि आखिर कैसे यूनान का एक युवा और अनुभवहीन शासक आधी दुनिया जीतने वाला सिकंदर बन गया। लेकिन उस आर्टिकल के अनुसार ऐसा उस शैतानी किताब यानी डेविल्स बाइबल की वजह से हो पाया था। युग, ये सब छोड़ो और ये देखो, क्या उस किताब की लोकेशन के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, देखता हूँ। यहाँ देखो, लिखा है, मैं पिछले कई सालों से इस किताब के पीछे हूँ और आखिरकार अब लग रहा है मैं कामयाबी के काफी करीब हूँ। मुझे इस किताब का पता चल गया है। जल्दी ही ये किताब मेरे पास होगी, फिर मैं आपको इस किताब के बारे में और बातें बताऊंगी। तब तक के लिए अलविदा। What? तो इस आर्टिकल के मुताबिक इसे लिखने वाले ने किताब खोज ली थी? हाँ। तो लिखने वाले का नाम क्या है? युग ने आर्टिकल के शुरुआती हिस्से की ओर इशारा करते हुए बताया। ये रहा, देखो, एना एल्वारेज नाम से वो एक क्रिश्चियन लड़की लगती है। पर हम उसे खोजेंगे कहाँ? क्या यहाँ उसका कोई एड्रेस है? नहीं, ये ब्लॉग केरल के किसी छोटे से शहर का है, वायनाड। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगले 10-15 मिनट निकिता, राज और डी के उस किताब को और उस लड़की को तलाशने के अलग अलग तरीकों के बारे में बहस करते रहे, जबकि युग का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। दोस्तों, मेरी बात सुनो। इस प्रॉब्लम से निकलने का ये एक तरीका हमारे सामने है और हमें इसे ही आजमाना होगा। अब तक मैं उस डीमन के इशारे पर नाचता रहा, मगर अब मैं उस डीमन को अपने इशारे पर नचाऊंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो क्या तुम लोग तैयार हो? वो तीनों एक साथ बोले। हाँ, हम तैयार हैं। बताओ हमें क्या करना होगा। बताता हूँ, सुनो। क्या प्लान था युग का? युग अगले आधे घंटे तक उन तीनों को अपनी योजना समझाता रहा। तो तुम तीनों समझ गए कि तुम्हें क्या करना है? तीनों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। और तुम क्या करोगे? युग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं झूले का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। ओके, फिर हम तीनों आज ही वायनाड के लिए निकल जाते हैं और जल्द से जल्द उस लड़की और उस किताब को खोजने की कोशिश करेंगे। ओके। इसी के साथ ही निकिता, राज और डी के तीनों होटल से निकल गए। उनके जाने के बाद युग कुछ सोचते हुए शावर लेने चल पड़ा। शावर लेकर उसने कपड़े पहने और तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद जब वो वापस लौटा तो उसके साथ खाने पीने की कुछ चीजें और एक पुराना कीपैड मोबाइल फोन था, जिसमें उसने एक नया सिम कार्ड डाल दिया था। युग ने खाना खाकर कुछ घंटे की नींद ली। जब वो उठा तब तक वो नया सिम चालू हो चुका था
कुछ सोचते हुए उसने नंबर डायल किया और इंस्पेक्टर उदय को कॉल लगा दिया। उस वक्त उदय मीडिया को बयान देकर वापस लौटा था और टेबल पर पड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देख रहा था, जो कि छाबड़ा और खान की डेड बॉडी की थी। उन दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हत्या किसी जानवर ने की थी, मगर उदय ये मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह थी दिया की लाश, जो उस वारदात की जगह पर मिली थी। इतना तो तय है कि वहाँ 2 कातिल थे। एक वो जिसने दिया को मारा था, ठीक वैसे जैसे उसने अपने पिछले 2 विक्टिम्स वसंत और केशव राय को मारा था, और दूसरा वो जिसने छाबड़ा और खान को मारा था। तो क्या दोनों कत्ल एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या ये सभी कत्ल एक ही शख्स ने किए थे? अगर हाँ, तो उसने कत्ल करने के लिए 2 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया? ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? आखिर कौन है इन सब के पीछे? हेलो, इंस्पेक्टर उदय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैंने अभी अभी तुम्हारा मीडिया को दिया हुआ वो इंटरव्यू देखा, जिसमें तुमने शहर में घूम रहे सीरियल किलर की बात की है। मैं उसके बारे में जानता हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर उदय के कान खड़े हो गए और वो फौरन सतर्क हो उठा। क्या? कौन है रे तू? मैं कौन हूं ये जानकर तुम क्या करोगे इंस्पेक्टर? इसके बजाय मैं तुम्हें यह बताता हूं कि तुम्हारे दोस्त छाबड़ा का कत्ल किसने किया। तारे को पता है कि यह काम किसका है? बिल्कुल, मुझे सब पता है। उस सीरियल किलर के बारे में भी, जिसने वसंत, केशव और दिया का कत्ल किया है, और उसके बारे में भी पता है जिसने दोनों पुलिस वालों को मारा है। तो मारा शक सही था, वो 2 लोग हैं। हाँ, पर दोनों अलग अलग नहीं हैं। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मारे को लगा ही था। कौन है वो दोनों कमीने? बताओ मुझे। इतनी जल्दी क्या है इंस्पेक्टर? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दोनों में से किसी एक के बारे में बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें उस तक पहुंचा भी सकता हूँ, मगर तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें पहले कौन चाहिए, वो जिसने बाकी 3 कत्ल किए या वो जिसने पुलिस वालों को मारा। ये सवाल सुनकर उदय सोच में पड़ गया और उसके जहन में कई सवाल एक साथ दौड़ने लगे। मारे पुलिस वालों का मर्डर करने वाला चाहिए। काम लेगा वो। अपनी योजना कामयाब होते देख युग के चेहरे पर स्माइल नजर आने लगी और उसने जवाब दिया, वेरी गुड इंस्पेक्टर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे अगले फोन का इंतजार करो और मैं तुम्हें तुम्हारे उस कातिल तक पहुंचा दूंगा। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। इस दौरान युग दुनिया और जूली की नजरों से छिपा रहा। इस दौरान उसने क्या किया, इसकी किसी को भनक तक नहीं पड़ी, जूली को भी नहीं। उसने उसे यह बतला दिया कि वो अपने बिजनेस के किसी काम में कुछ दिनों बिजी रहेगा। तीसरे दिन किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहले निकिता को कॉल लगाया। हेलो निकिता, उस लड़की या उस किताब के बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला, पर यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता करने पर एक छोटा सा क्लू मिला है। कैसा क्लू? कुछ सालों पहले यहाँ के एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक अजीब सा केस सामने आया था, एना नाम की लड़की का। वो यहाँ के एक पुराने चर्च के पादरी की बेटी थी। कुछ अजीब हालातों में उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर उसके पिता का कहना था कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। हम आज ही उस पादरी से मिलने वाले हैं। शायद ये वही एना एल्वारेज हो सकती है जिसकी हमें तलाश है। सच्चाई जानने के लिए हमें उस पादरी से मिलना होगा। ठीक है, जो भी पता चले मुझे अपडेट देती रहना। तब तक मैं जूली का कुछ बंदोबस्त कर रहा हूँ। अगर ये वही एना है जिसकी हमें तलाश है, तो अगला कदम उठाने से पहले हमें जूली को रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, मगर तुम अपना ख्याल रखना। श्योर। कुछ पल रुककर उसने जूली के नंबर पर कॉल किया, जो उसने खुद ही जूली को दिया था, ये कहकर कि उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तब वो इस फोन के जरिए उससे आसानी से कांटेक्ट कर सकेगा। अगला शिकार मिला? हाँ, पर इस बार ये काम पूरा करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? कहाँ आना है मुझे? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। युग ने फौरन दूसरा फोन निकालकर इंस्पेक्टर उदय को कॉल किया। क्यों इंस्पेक्टर, तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हें कॉल करूंगा? ऐसा नहीं है, मारे को यकीन था कि तुम जरूर कॉल करोगे। बस कब करते हो यही मारे को देखना था। गुड इंस्पेक्टर, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है,
जितनी जल्दी हो सके लोकेशन पर पहुंच जाओ, पर याद रहे 1-2 नहीं पूरी फौज लेकर आना, क्योंकि जिसे पकड़ने के लिए तुम आ रहे हो वो कोई मामूली हत्यारा नहीं है। इसका अंदाजा तुम अपने पुलिसकर्मियों की लाशों को देखकर लगा ही चुके होगे। कोई गलती मत करना, वरना इसका अंजाम सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ आए सभी पुलिस वाले भी भुगतेंगे। मैं ध्यान रखूंगा का तुम भी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, युग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उदय लोकेशन चेक करने लगा। जगन्नाथ, फौरन हेडक्वार्टर फोन करके बैकअप पर तगड़े हथियार मंगवा। हम छाबड़ा और खान के कातिल को पकड़ने जा रहे हैं। इधर युग से मिली जानकारी के बाद उदय और उसका डिपार्टमेंट अपने 2 ईमानदार पुलिसकर्मियों के कातिल को पकड़ने की तैयारियों में जुट गया था। उधर खुद युग भी उस लोकेशन की ओर चल पड़ा जहां उसने पहले जूली और फिर उदय को कॉल कर आने को कहा था। ये टकराव युग अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिसके लिए उसका लोकेशन पर होना जरूरी था। वो एक पुराना बंद पड़ा रेलवे यार्ड था, जहां पिछले कई सालों से सिर्फ रेलवे की पुरानी और बेकार हो चुकी चीजों की डंपिंग की जाती थी। लगभग 15-20 मिनट के अंदर युग वहां पहुंच गया। कुछ ही देर बाद जूली भी वहां पहुंच गई। जूली वहां पहुंचकर युग को ढूंढने लगी, पर युग उसे कहीं नहीं मिला। पर ठीक उसी समय 2 दर्जन पुलिस जीप और गाड़ियां वहां पहुंच गए। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे और उनके हाथों में अत्याधुनिक गन्स मौजूद थी। इंस्पेक्टर उदय ने जूली को देखा, जो अचानक वहां पर इतने सारे पुलिस वालों को इकट्ठा देख बुरी तरह हैरान रह गई। तो जो कोई भी है, हम जानते हैं कि तो ने कुछ दिन पहले कॉटन मिल में हमारे 2 पुलिस वालों की हत्या कर रही। हमारी टीम ने यो पूरा इलाका चारों तरफ से घेर रखो है, इसलिए बेहतर यो ही रहेगा कि तो चुपचाप खुद को मारे यानी पुलिस के हवाले कर दे। जूली समझ गई कि वो पुलिस कर्मियों से लड़े बिना वहां से बचकर निकल नहीं सकती थी। आखिरकार उसने लड़ने का फैसला किया और देखते देखते वो अपने हेलहाउंड वाले रूप में आ गई। यूं अचानक उसे एक लड़की से भयानक हेलहाउंड बनते देख उदय और उसके साथ ही बुरी तरह चौंक गए, मगर उदय ने फौरन खुद को संभाला। तो यही वो जानवर है जिसने छाबड़ा की हत्या की। छाबड़ा के कातिल को अपने सामने देख उदय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसका खून बदला लेने के लिए उबाल मार रहा था, लेकिन गुस्से में उसने अपने होश नहीं खोए। उसके एक इशारे पर उसके साथ साथ बाकी सभी पुलिस वाले सतर्क हो गए। सभी की बंदूकें जूली की तरफ तन गई और सब इंस्पेक्टर उदय के आदेश का इंतजार करने लगी। एक तरफ आधुनिक हथियार, दूसरी तरफ पराशक्ति धारक नारकीय हाउंड। क्या होगा इस टकराव का अंजाम? जानने के लिए सुने मौत का खेल खेलती इस कहानी का अगला भाग। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।